महाराष्ट्र में जब से महायुति की सरकार भारी बहुमत के साथ बनी है, उसी दिन से सत्ता को लेकर गठबंधन के दलों में टकराव भी शुरू हो गया है। सत्ता के बंटवारे के चलते पहले तो गठबंधन के दलों में टकराव दिखाई दिया, फिर पार्टी के अंदर इस टकराव की गूंज सुनाई देने लगी, क्योंकि बड़े बहुमत के चलते हर किसी को पद नहीं मिल पा रहे हैं। कई दिग्गज नेताओं को किनारे लगा दिया गया। चर्चाएं तो यहां तक चल रही है कि बीजेपी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों में ही सेंधमारी की कोशिश में जुट गई है। एनसीपी हो या फिर शिवसेना, दोनों में ही बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं और दावा यहां तक किया जा रहा है कि दोनों दलों में बीजेपी के शह पर अलग अलग गुट बन चुके हैं। यानी अगर शिंदे और अजीत पवार महायुति गठबंधन से अलग होने की कोशिश करते हैं तो उनकी पार्टी के अंदर बगावत हो जाएगी। जिस तरह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे से उनकी पार्टी छीनी गई, उसी तरह से अजीत पवार और एकनाथ शिंदे से भी उनकी पार्टी छीन ली जाएगी। शिंदे की पार्टी में तो 20 विधायकों के अलग होने की बात कही जा रही है और अब अजीत पवार की पार्टी एनसीपी में बगावत की हवा चलने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इन चर्चाओं के पीछे भी बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में सहयोगियों के लिए कैसे संकट का कारण बनी बीजेपी, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। महाराष्ट्र में महायुति सरकार में पहले ही दिन से टकराव बना हुआ है। कैबिनेट विस्तार की बात हो या फिर पोर्टफोलियो के बंटवारे का या फिर पालक मंत्री बनाने का, हर बार इसे लेकर हंगामा मचा है और यही कारण था कि चुनाव नतीजे आने के बाद मंत्रिमंडल बनने में 1 महीने का समय लग गया। लेकिन मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही बगावत के सुर भी गूंजने लगे थे। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को मंत्री नहीं बनाया गया तो उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। छगन भुजबल अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं और अब उनके बीजेपी से लगातार करीबी बढ़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मालेगांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सहकारिता विभाग से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शाह मंच पर बैठे थे तो उनकी नजर भीड़ में शामिल एनसीपी विधायक छगन भुजबल पर पड़ी। शाह ने तुरंत ही भुजबल को अपने पास बुला लिया, अपने पास की कुर्सी पर बैठा लिया। सबसे बड़ी बात तो ये कि मंच पर अमित शाह के एक तरफ एकनाथ शिंदे बैठे थे तो दूसरी तरफ छगन भुजबल। शाह के आसपास ना तो सहकारिता मंत्री दिखाई दे रहे थे और ना ही कृषि मंत्री, बल्कि शाह के बगल में भुजबल दिखाई दे रहे थे। भुजबल और अमित शाह के बीच लगातार बातचीत भी चलती रही। ऐसे में जब कार्यक्रम समाप्त हुआ और भुजबल से सवाल किया गया कि क्या वो दिल्ली जा रहे हैं, अमित शाह ने उन्हें दिल्ली बुलाया है, तो भुजबल ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, आप और मैं कभी भी दिल्ली जा सकते हैं। साफ है, भुजबल ने दिल्ली जाने से इनकार नहीं किया। दूसरी तरफ मालेगांव में हुए इस कार्यक्रम को लेकर पूरे शहर में बैनर और पोस्टर लगे हुए थे, जिसमें अमित शाह और छगन भुजबल की तस्वीर दिखाई दे रही थी। ये बैनर भुजबल समर्थकों और समीर भुजबल यूथ फाउंडेशन की तरफ से लगाए गए थे। इस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और पार्टी का चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। बैनरों पर केवल अमित शाह, समीर भुजबल और छगन भुजबल की तस्वीर दिखाई दे रही है। इसीलिए कार्यक्रम में इस विषय पर काफी चर्चा भी हुई। इसी के साथ उनकी एक बार फिर से अजीत पवार के साथ दूरी बढ़ती दिखाई देने लगी है। छगन भुजबल हाल ही में सिडनी में आयोजित अजीत पवार गुट के एनसीपी शिविर में शामिल हुए थे। हालांकि वह सिडनी शिविर से मात्र 2 घंटे में ही लौट आए। उन्होंने कहा कि सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के कहने पर वो शिविर में शामिल हुए हैं। भुजबल की नाराजगी की खबर को लेकर बीजेपी में भी हलचल मची हुई है, क्योंकि भुजबल ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं। ऐसे में बीजेपी की भी उन पर नजर बनी हुई है। छगन भुजबल बीजेपी से नाराज हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने की बात भी चल रही है। इसे लेकर बीजेपी नेता और जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन से सवाल किया गया कि क्या भुजबल बीजेपी में आ रहे हैं। इसे लेकर महाजन ने कहा कि अमित शाह मालेगांव में सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ये कार्यक्रम बीजेपी का नहीं था, वहां सभी दलों के लोग थे, इसीलिए सभी मंत्रियों और विधायकों को इसमें आमंत्रित किया गया था। जहां तक मुझे पता है कि इस कार्यक्रम के लिए 14 मंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया था। छगन भुजबल एक वरिष्ठ नेता है, विधायक है, वो कई वर्षों तक मंत्री भी रहे हैं। बेशक उन्हें कुर्सी देने में कुछ भी गलत नहीं है। मीडिया बार बार भुजबल के बारे में सवाल पूछ रहा है, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। महाजन ने कहा कि भुजबल हमारे वरिष्ठ नेताओं से बात कर रहे हैं, वे देवेंद्र फडणवीस या किसी अन्य नेता से बात कर रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है कि जिस तरह से भुजबल बीजेपी नेताओं से करीबी बढ़ा रहे
रहे हैं, उसने उनकी अजीत पवार के साथ दूरियां जरूर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि भुजबल के संपर्क में एनसीपी के 1 दर्जन विधायक भी हैं। अब भुजबल को बीजेपी केंद्र में लाकर मंत्री बनाती है या फिर उन्हें कुछ समय इंतजार करने को कहा जाता है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। तो दूसरी तरफ अजीत पवार को भी बीजेपी का खेल समझ में आने लगा है, इसीलिए वो अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में जुट गए हैं। छगन भुजबल नाराज हैं, ये बात जानते हुए भी अजीत पवार उनसे सीधे बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के अगले कदम का अजीत पवार इंतजार कर रहे हैं। इस बीच वो चाचा शरद पवार से भी बात कर रहे हैं। हाल ही में शरद पवार के साथ अजीत पवार ने बैठक की थी। इसकी खबर सामने आने के बाद से बीजेपी के अंदर भी चिंता दिख रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कोई राजनीतिक विमर्श हो रहा है तो गठबंधन सहयोगियों को भी विश्वास में लेना चाहिए। साफ है, अजीत पवार को इस बात का एहसास है कि बीजेपी उनकी पार्टी में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। वैसे सिर्फ एनसीपी में ही सेंधमारी की कोशिश बीजेपी नहीं कर रही है, बल्कि शिवसेना में भी बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि जल्द ही महाराष्ट्र को तीसरा डिप्टी सीएम मिलने वाला है। राउत ने कहा कि पर्दे के पीछे की गतिविधियां ऐसी हैं कि भविष्य में राज्य में 3 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। किसी को भी एकनाथ शिंदे को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वे उप मुख्यमंत्री हैं, वे कल मुख्यमंत्री थे, वे कल नहीं होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र को उसी पार्टी से तीसरा उप मुख्यमंत्री मिल रहा है। शिंदे महाराष्ट्र के दुश्मनों की सेवा कर रहे हैं। राउत ने कहा कि ये लाचार लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये भाग गए ईडी सीबीआई के डर से, और मोदी और शाह उनको भी नहीं छोड़ेंगे। जल्दी ही महाराष्ट्र को तीसरा डिप्टी सीएम मिलने वाला है, आप देखिए, और उनमें से कोई होगा। राउत ने कहा कि शिवसेना यूबीडी में किसी तरह का विभाजन नहीं होना है, बंटवारा शिंदे गुट में होना है। वो लोग पहले भी ईडी और सीबीआई के डर से भाग गए थे। साफ है, महाराष्ट्र में बीजेपी के निशाने पर एनसीपी और शिवसेना दोनों ही हैं। वो अपने दोनों ही सहयोगी दलों में सेंधमारी कर उन्हें कमजोर कर खुद को मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है, लेकिन इससे एनडीए लगातार कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, बीजेपी की इस रणनीति का असर पूरे देश में दिख रहा है। एनडीए के अंदर बिहार, यूपी, तमिलनाडु के साथ ही उत्तर पूर्व के राज्यों में भी टकराव दिखाई दे रहा है। कई सहयोगी दल तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही एनडीए छोड़ चुके हैं और कई दल आने वाले कुछ महीने में उसका साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या कोई बड़ा बदलाव आएगा। तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।